यही पढ़ रहे थे ना लास्ट टाइम। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। अभी हम धातु और उसके गुणों के बारे में पढ़ रहे थे ना पिछले क्लास में। किसके बारे में बताए थे लास्ट टाइम? मैग्नीशियम। आज हम लोग कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम संकेत Ca, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पक्का है कि 40 होता है? कितने लोगों को सारे तत्व धीरे धीरे याद हो गए, अब दिमाग में है? टोटल 50 तक आ गए हैं। लिखेंगे इसके बारे में 2 लाइन। लिखिए, यह पृथ्वी में पाया जाने वाला तीसरा, यह पृथ्वी में पाए जाने वाला तीसरा बहुलता वाला तत्व है। पृथ्वी में पाए जाने वाला तीसरा बहुलता वाला तत्व है, यानी इसकी मात्रा ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, यह अम्ल और जल के साथ, यह अम्ल और जल के साथ, अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन गैस। अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, देता है। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। किसका? कैल्शियम का। और यह मुलायम भी होता है, यह भी एक मुलायम, मतलब जरूरत से ज्यादा मुलायम नहीं। क्या कहते हैं उसको? शीशे से हल्का मुलायम और रबर से थोड़ा सा कठोर, मतलब क्या कहते हैं उसको? बैलेंस वाला मुलायम, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। हालांकि लिखिए मत, इसका कोई फायदा नहीं है, बस आप जान जाइए कि रबर से थोड़ा कठोर होता है और शीशे से थोड़ा मुलायम होता है। कैल्शियम वैसे ही दिखता है। इसके यौगिक के बारे में लिखेंगे, यौगिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखेंगे यौगिक में कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? और व्यापारिक नाम इसका, ये तो केमिकल नेम हो गया। क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना कहते हैं ना इसको। क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, या बुझा हुआ चूना कहते हैं। मतलब ब्लैक बोर्ड पे जो व्हाइट चौक से लिखते हैं ना, ये वही है कैल्शियम ऑक्साइड। ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चौक लंबा लंबा होता है, उस चौक से लिखते हैं, चूने जैसा होता है, ब्लैक बोर्ड पर अच्छा आता है। वो क्विक लाइम इंग्लिश में और बुझा हुआ चूना हिंदी में कहते हैं। उसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
CaOH का होल ट्वाइस कि सिर्फ OH होता है? CaOH का होल ट्वाइस होता है, नीचे 2 होना चाहिए क्योंकि ये H2 का एलिमेंट है ना, सेकेंड वाले लाइन का है, तो उन सब की संयोजकता 2 होगी, तो OH का 1 और कैल्शियम का 2 क्रॉस करेंगे तो CaOH2 बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कौन सा चूना कहेंगे इसको? वो अरे वो जो खदकते रहता है जिसे पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, क्या नाम है उसका चूने का? चूना पत्थर। हाँ, इसको चूना पत्थर कहते हैं, लिख लीजिए, चूना पत्थर। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना पत्थर कहते हैं, मतलब ये पेंट वेंट करने के काम आता है, कहते हैं ना व्हाइट वॉश कर दिया, ये सब व्हाइट पेंटिंग दिख रहे हैं, तो घरों में चूना से भी पेंटिंग की जाती है। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। टाइल्स, हड्डी, दांत, पत्थर, ये सब जो नजर आते हैं व्हाइट मजबूत, संगमरमर वगैरह, सब में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है। नेक्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड, चौथा नाम यहां लिख दे रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड किसको कहते हैं? खड़िया समझते हैं? खड़िया, एकदम बुरादा या पाउडर की तरह जो चूना हो जाता है तो कहते हैं खड़िया है, नहीं सुना है? खड़िया, खल्ली तो पाउडर नहीं होता, पाउडर को खड़िया कहते हैं, मतलब चूना पाउडर एक शब्द में कहा जाए, लेकिन उसमें क्लोराइड की मात्रा होती है जिससे हम उससे कोई ठोस गोली वगैरह आकृति बनाने में करते हैं, छोटे छोटे गोली बनाते हैं गुलेल वगैरह से मारने चलाने के लिए, कैल्शियम क्लोराइड है, खड़िया से बनाया जाता है वो, तो कैल्शियम क्लोराइड को खड़िया कहते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, और कैल्शियम के क्या क्या हो सकते हैं यौगिक जो जरूरी है वो बताइएगा। विरंजक चूर्ण बन सकते हैं इससे, उसमें कैल्शियम होता है, लिख लीजिएगा विरंजक चूर्ण, CaOCl इंटू Cl बाहर, या CaOCl2, एक साथ इसको लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम हो जाएगा CaO और Cl2, क्लोरीन 2 है, इसका नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। इसके बाद लिखेंगे जिप्सम, जिप्सम कल लिखवाए थे इसके बारे में शायद पिछले क्लास में। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इसको कहते हैं जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O जिप्सम कहलाता है। इसके बाद कल POP के बारे में भी बताए थे, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, दोनों में क्या फर्क है? यह है जिप्सम, एक होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी कैल्शियम सल्फेट होता है इंटू हाफ H2O की 10H2O, और इसको कहेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर सीलिंग में कोई डिजाइन अलग से बनाया जाता है, होता नहीं है गोल गोल डिजाइन या नक्काशी की हो, तो POP से ही बनाया जा सकता है, उसको लगा दिया जाता है, डिजाइन कर दिया जाता है, सूखने के बाद एकदम हार्ड हो जाएगा, लगेगा कि दीवार का ही वो स्वरूप है, इतना हार्ड हो जाता है। हाँ, तो वो POP कहलाता है। आपके हाथ वगैरह टूट जाए तो जो
प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाते हैं, ये वही चीज है, अलग नहीं है, हाथ पैर टूटने के बाद लगाए जाते हैं इसको। नेक्स्ट, काफी है इतना, 7-8 नाम हो गए ना इसके। नेक्स्ट लिखेंगे एल्युमिनियम। अगला धातु का नाम लिखिए एल्युमिनियम। परमाणु संख्या 13 और द्रव्यमान संख्या, सही जवाब है, 26 के आसपास, लगभग 2 गुना। तो 13 और 27, परमाणु संख्या 13, द्रव्यमान संख्या 27। यह भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है धातु में। यह भूपर पट्टी में, पृथ्वी में, सरफेस को भूपर पट्टी बोलते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी। यह भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। और किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पी ब्लॉक। राइट साइड में चला गया ना, बेरिलियम के नीचे, बोरॉन के नीचे चला जाता है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यह भी लिख लीजिएगा। यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट, यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। यह ऊष्मा और विद्युत का अच्छा सुचालक है। बहुत अजीब क्वेश्चन पूछा था एक बार राजस्थान के, पता नहीं किस एग्जाम में पूछा था, कैदियों का बर्तन किस धातु का बना होता है? सोचने की बात थी कि कैदी के बर्तन का धातु से क्या लेना देना था, लेकिन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बर्तन भी इसके बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम वाले बर्तन। शादी विवाह में जितने बड़े बड़े उसमें खाना बनते हैं ना, वो सब लगभग एल्युमिनियम का होता है ज्यादातर। तो एल्युमिनियम चूंकि ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, उस पर कोई भी चीज बहुत आसानी से और जल्दी बन जाती है। और साथ ही साथ वायर में, जो इलेक्ट्रिक वायर में प्रयोग किए जाते हैं, एक पोल को दूसरे पोल से जोड़ने के लिए उसके अंदर जो वायर होता है वो भी क्या है? एल्युमिनियम होता है। चूंकि कॉपर ज्यादा महंगा है एल्युमिनियम के बनिस्पत, तो हर जगह कॉपर का प्रयोग नहीं कर सकते, एल्युमिनियम का किया जाता है बड़े लेवल पे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट बनाती है। यह नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रेट बनाती है। मिश्र धातु में इसका प्रयोग करके हवाई जहाज बनाए जाते हैं। मिश्र धातु के रूप में इसका प्रयोग करके हवाई जहाज बनाए जाते हैं। हवाई जहाज बनाए जाते हैं। अब इसके यौगिक के नाम लिखेंगे, क्योंकि यौगिक सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी धातु के। अच्छा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बॉक्साइट धातु से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है ये। एल्युमिनियम का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट धातु से की जाती है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से की जाती है। बॉक्साइट से की जाती है। जो एल्युमिनियम का अयस्क है, ओर, जो
एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट पूछा जाता है क्या है, तो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। अयस्क को अंग्रेजी में कहते हैं ORE, और माने अयस्क होता है। बोले ना मिश्र धातु बना के मजबूत चीज में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं एल्युमिनियम को, बिल्कुल करते हैं। यौगिक में लिखेंगे कंपाउंड्स इससे क्या क्या हैं। कंपाउंड्स सबसे पहला नाम लिखते हैं पोटास एलम, एल्युमिनियम का ही है। पोटास एलम का सूत्र याद हुआ कि नहीं अभी तक? फिटकरी K2SO4 Al2SO4 whole thrice into 24 H2O। नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे नाम एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3। बात समझे कि नहीं समझे? पिछली बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एल्युमिनियम कार्बाइड के साथ अगर जल की अभिक्रिया कराए तो क्या प्राप्त होता है। क्या सवाल था कि ये जो एल्युमिनियम कार्बाइड है एल्युमिनियम कार्बाइड का जल से अभिक्रिया कराया जाए तो क्या प्राप्त होता है। पूछा जाता है कि इससे कौन सी गैस रिलीज होगी, बस इतना ही सवाल था। इस रिएक्शन से कौन सी गैस रिलीज होती है, क्या लग रहा है? कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। जो गैस रिलीज होगी उसका नाम है मेथेन, CH4 रिलीज होती है, इसलिए तो अलग से पूछा जाता है। ये कार्बन यहां से एक निकल जाती है और H के साथ बैलेंस करने में सेट हो जाता है। ये मतलब मेथेन गैस रिलीज होती है, ये ध्यान रखना है। अगर इस पर जरा सा भी पानी की बूंद डालिएगा कार्बाइड पर तो उसकी महक कितनी गंदी सड़ी हुई सी आती है। कार्बाइड पर पानी छिड़किए तो कैसी सड़ी गंदी हुई महक आती है, वो मेथेन ही होता है और कुछ नहीं है। लगेगा सड़ा हुआ पुआल है बारिश में, ऐसी बदबू आती है। तो कोई सड़ा हुआ पुआल हो तो उसे भी समझिए मेथेन गैस ही रिलीज होती है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की मात्रा डालने से या जल के साथ अभिक्रिया करने से जो गैस रिलीज होती है बदबूदार, उसको मेथेन गैस कहते हैं। हाँ, धान के खेत में बिल्कुल है, सड़ेगी तो बदबू आएगी, वो गैस वही है, मेथेन गैस होती है। अल्युमिनियम क्लोराइड, अगला एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl2। अल्युमिनियम क्लोराइड केमिकल फॉर्मूला AlCl2। AlCl2 का नाम एल्युमिनियम क्लोराइड। काम
लिखेंगे इसे सफेद ठोस कहते हैं, एक लाइन लिख लीजिए, इसे सफेद ठोस कहते हैं, व्हाइट सॉलिड, इसे सफेद ठोस कहते हैं जिसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, जिसका प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। इससे लाल शराब भी बनाए जाते हैं, रेड वाइन। इससे लाल शराब यानी कि रेड वाइन भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, और कौन सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है? आयरन। धातु में अब लिखेंगे आयरन यानी फेरस। अगला तत्व लिखेंगे क्वेश्चन इसका इतिहास में भी पूछा जाता है कि लोहे की खोज कब हुई थी। सबसे पहले तांबा का खोज हुआ था, तो लोहा का कब हुआ था? कब? पूरा पाषाण काल। दस 10,000 बीसी से 6,000 बीसी तक के काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। और 6,000 से लेके बाकी पीछे के काल को नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में ही इसकी खोज हुई थी, लगभग 5,000 बीसी में। लिख लीजिएगा एक लाइन, जो कि पढ़ना तो सारा विषय है, यहाँ ना साइंस से मतलब है ना सोशल से, कोई क्वेश्चन कहीं आ सकता है। लिख लीजिएगा, लोहे की खोज 5,000 बीसी में, लगभग 5,000 बीसी में हुई थी, लगभग 5,000 बीसी में हुई थी। इसका संकेत क्या है? परमाणु संख्या क्या? 25। 25 कौन बोल रहा था? 26 53। फिर से कंफर्म कीजिए। 53 तो मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक है। सोचिए, फिर से सोचिए। 56 होता है। हाँ, लगभग डबल से थोड़ा ज्यादा है ये। परमाणु संख्या 26, द्रव्यमान संख्या 56, फेरस का। यह चौथा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। यह चौथा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, यह फल तथा सब्जियों में पाया जाता है। आयरन। यह फल तथा सब्जियों में पाया जाता है तथा रक्त में यानी ब्लड में, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, तथा रक्त के हेमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों। गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ था बीटेट में, टीईटी में,
कि गर्म लोहा पर अगर जल का छिड़काव किया जाता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? लोहा गर्म हो, तप्त हो, एकदम लाल वाला लोहा, उस पर थोड़ा सा पानी का छींटा डाल दे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? यानी फेरस जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस रिलीज करती है? फेरस ऑक्साइड गैस है। कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फेरस ऑक्साइड बना दिया तो हाइड्रोजन ही अलग होगा ना। लिख लीजिएगा, लाल तप्त लोहे पर जल छिड़कने से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लाल तप्त लोहे पर जल छिड़कने से, यानी जल से अभिक्रिया करने पर, जल छिड़कने से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट, यह अनुचुंबकीय पदार्थ है, मतलब चुंबक के साथ चिपक जाती है। यह अनुचुंबकीय पदार्थ है, मैग्नेटिक। कोई दिक्कत? समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? टाइप्स ऑफ आयरन के बारे में जानेंगे। आयरन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले का नाम होता है कच्चा लोहा। पहला है कच्चा लोहा। दूसरा ढलवा लोहा। तीसरा पिटवा, या पीट बोलते हैं, सिर्फ पिटवा ही कह सकते हैं ना। पिटवा लोहा। चौथा, और कोई टाइप है इसमें? कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। अरे वो तो कोयला का प्रकार बता रहे हैं। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पिट, वो सब दूसरी चीज है। तीन ही प्रकार है आयरन के, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। जो पिटवा लोहा होता है, ये पिटवा लोहा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राउट आयरन। बड़ा टफ नाम है इसका, राउट आयरन। ढलवा को क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन। और कच्चा लोहा को कच्चा लोहा ही कह लीजिए। रॉ आयरन। उसको पिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। कच्चा लोहा को पिग आयरन भी कहते हैं, या रॉ आयरन भी कहा जा सकता है। पिग मतलब जानवर वाला नहीं है, वो नाम है ये। इसमें कौन सा लोहा का प्रकार है जिसे एक बार चोट करने पर पूरा भंगुर हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है? पिटवा। ढलवा टूट टूट के बिखर जाता है। पिटवा तो पीट पीट के कार्बन मुक्त बना के उसको बहुत मजबूत बनाते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ढलवा लोहा की विशेषता है कि वो क्या होता है, ये भंगुर हो जाता है। भंगुर होना का मतलब जैसे शीशा को हथौड़ी से पीटते हैं, कैसे छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही है, भंगुर हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना।
इस्पात का नाम सुने हैं? इस्पात क्या है? धातु है क्या? धातु है कि मिश्र धातु है? मिश्र धातु है। किससे बनते हैं? लोहा और तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात में स्टील कहा जाता है। इस्पात को स्टील किससे बनता है ये बताइए? यही सब तो बात है कि जानते सब है, बस याद नहीं आता। लिखेंगे यह आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। आयरन के साथ कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। यह आयरन और कार्बन की मिश्र धातु है। जिसे ढलवा लोहे से बनाया जाता है। जिसे ढलवा लोहे से बनाया जाता है, स्टील। जिसे ढलवा लोहे से बनाया जाता है। लोहा का जो प्रकार है ना, ढलवा लोहा, उसी प्रकार से इस्पात का निर्माण होता है। बाकी दोनों से नहीं होगा इस्पात। अब लाइन चेंज करके लिखेंगे आयरन के यौगिक, यानी इसके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फेरस सल्फेट, FeSO4 H2O कितना होता है? 5 के साथ 7H2O होता है। FeSO4 इंटू 7H2O, बगल में लिख लीजिएगा, इसी को हरा कशिश कहते हैं। फेरस सल्फेट का दूसरा नाम, इंडिया के सभी एग्जाम में यह सवाल पूछता है, हरा कशिश का सूत्र क्या होता है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? ग्रीन विट्रियल। हरा कशिश, ग्रीन विट्रियल कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, एक और पॉइंट लिखेंगे, मोहर लवण का नाम सुना है? मोहर लवण फेरस का ही एक यौगिक है। इसे फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है। फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहा जाता है। इसका सूत्र कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? जरा सा चेक कीजिएगा तो फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट, हाँ? नहीं नहीं, वहां पे नहीं, NH4 के साथ साथ और क्या लगेगा वो हम देखना चाह रहे हैं। FeNH4 है, उसमें होल्ट वाइस भी है क्या? होल्ट वाइस है ना, होल्ट वाइस 2 है, और फिर SO4, ठीक है? हाँ, FeNH4 का होल्ट वाइस SO4, ये होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे मोहर लवण कहते हैं। अभी तक ये किसी एग्जाम में नहीं देखने को मिला है। तो नया एग्जाम कौन हो रहा है? BPSC टीचर। नेक्स्ट लिखे आयरन ऑक्साइड, जिसे फेरस ऑक्साइड कहते हैं। क्या सूत्र होता है फेरस ऑक्साइड का? Fe2O3, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3।
हाँ मोहर लवण का फेरस अमोनियम सल्फेट। फिर से बताइए क्या बोल रहे हैं? मतलब जितने लोग देखे सब अलग अलग देख लिए। NH4 का होल्ट वाइज, FeSO4 का होल्ट वाइज, अच्छा सिर्फ SO4 का। Fe और SO4 का होल्ट वाइज इंटू 2H2O 6H2O। ये तो प्रोडक्ट बना दिया रिएक्शन वगैरह सब करा के। ये तो रिएक्ट हो के क्या बनता है उसके साथ वो है, किसी के साथ अभिक्रिया करके बनता है। इसी का नाम मोहर लवण लिख दिया है ना, क्योंकि उसका नाम गूगल है, केमिस्ट्री नहीं है। यही तो फर्क है कि किसी न किसी ने टाइप करके डाला हुआ है, इसीलिए फर्क आने लगता है। आप दोनों लिख के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। FeNH4 होल्ट वाइज SO4 भी हो सकता है, संभावना है। या FeSO4 को यहां करेंगे फिर बैलेंस करने का काम घुमा फिरा के तो वही आएगा। देखिए आपने क्या लिखा है, आपने इसी चीज को ऐसे बोल रहे हैं NH4 का होल्ट वाइज और यहां पे FeSO4 है। हमने लिखा है यहां होल्ट वाइज नहीं दिया, चूंकि H2O के साथ उसको बैलेंस नहीं करना था। बात समझ रहे हैं ना? मैंने Fe को यहां की जगह यहां लिख दिया था, उससे अंतर नहीं पड़ जाता है। ठीक है वो चीज आप उसको भी लिख लीजिए, इसको भी, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। आगे बढ़े अब। Fe2O3 आपने लिखा, क्या नाम है इसका? फेरस ऑक्साइड। अगर सिर्फ FeO लिखा रहे तो ये है फेरस ऑक्साइड, और FeO रहे तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। बस नाम में माइनर फर्क है। फेरस ऑक्साइड एक कहेंगे Fe2O3, और FeO लिखा रहे ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। कोई दिक्कत? दिमाग में केमिकल लोचा उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा? फेरस ऑक्साइड का नाम हो सकता है, क्यों नहीं होगा? अरे वो जैकलिन फर्नांडिस जैसा कुछ नाम है। हाँ जैकलिन रोजर, इसी को कहते हैं जैकलिन रोजर, लेकिन मत लिखिए, वो आपकी जरूरत का नहीं है। फेरस और फेरिक के नाम में कंफ्यूजन के लिए सूत्र पूछ देता है, कौन सा फेरस का है कौन सा फेरिक का, वहीं पे उलझने वाली बात होती है। तो अगर दोनों में 2-3 लगा हो तो फेरस है, और 2-3 ना लगा हो Fe में और O में तो वो फेरिक का काम करता है, सिंपल लिखा रहे तो। नेक्स्ट लिखेंगे कॉपर। कॉपर माने तांबा। सूत्र परमाणु संख्या क्या? किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक में है ना। उनतीस, 28 नहीं है। कॉपर जिंक, कॉपर के बाद जिंक है, जिंक 30 पर है तो ये 29 पर होंगे। इसके द्रव्यमान संख्या कितना? 61 से भी ज्यादा है, हाँ सही है, 63 है।
कॉपर परमाणु संख्या 29, द्रव्यमान संख्या 63, डी ब्लॉक का एलिमेंट। लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए इसको। डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी क्या है? एक संक्रमण तत्व है। इसकी खोज 900 बीसी में हुआ था, मतलब आज से 3000 साल पहले इसकी खोज 900 बीसी में हुआ था। लाइन चेंज करके लिखेंगे, सिक्का और मिश्र धातु बनाने में प्रयोग करते हैं कॉपर का। 10 रुपए वाला सिक्का देखते हैं ना, सिक्का और मिश्र धातु बनाने में प्रयोग करते हैं। यह सभी सजीवों में पाया जाता है कॉपर, यह सभी सजीवों में पाया जाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, कॉपर के यौगिक। पहला ही लिखेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसके साथ अगर 5 मात्रा जल मिला दिया जाए तो यह बन जाता है नीला थोथा। CuSO4 के साथ 5H2O मिला दिया जाए तो हम इसका नाम रखते हैं नीला थोथा, और केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट। ये जो थोथा है इसको ध्यान से याद रखिएगा, थोथा। नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या लिखा था? हरा कशिश। थोथा का दूसरा नाम है कशिश, इसे नीला कशिश भी कहा जाता है, या उसको हरा थोथा भी लिखा जा सकता है। विट्रियल इंग्लिश होता है इसका, उसे थोथा कहे चाहे कशिश कहे एक ही बात है। नेक्स्ट, यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। चांदी की परमाणु संख्या कितना? 47, और द्रव्यमान संख्या 104। चांदी की परमाणु संख्या 47, द्रव्यमान संख्या 104। 104 से भी ज्यादा है ना, 107 या 8 होना चाहिए। 108 लिखिए डायरेक्ट, ये काम कर जाएगा। द्रव्यमान संख्या 108। लिखेंगे, हाँ वही लगभग 8 है। 107.9 होता है लेकिन लगभग 8 मान सकते हैं। लिखिए, यह पृथ्वी पर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है, फ्री एंड ज्वाइंट। यह पृथ्वी पर मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है, दोनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे, यह धातुओं में सबसे बेहतर सुचालक है, बेस्ट।
यह धातुओं में सबसे बेहतर सुचालक है। कोई सवाल पूछ रहा है कि थोथा कैसा होता है, किसी ने देखा है? थोथा किसी ने देखा है? थोथा नाम है, रिएक्ट होता है तब पता चलता है कि ये क्या नाम लिया जा रहा है। थोथा तो पता नहीं, बोथा जरूर देखा होगा। बोथा समझते हैं? बोका समझते हैं? हाँ वही होता है। उसको अलग अलग जगह बिहार में बोथा बोका अलग अलग नाम दिया जाता है। कभी कभी तो घर वाले बहुत प्यार से बुलाते भी हैं, क्या कहते हैं, एकदम बोका है। तो नीला थोथा या कशिश जो इसका है एक नाम है, नाम। ये कैसा दिखता है की बात नहीं है, अंग्रेजी में इसको विट्रियल कहा जाता है। बिल्कुल सभी सजीवों में होता है, पेड़ पौधे पत्तियों में नहीं होता। खाते हैं तो उससे भी तो कॉपर आयरन दोनों आते हैं उससे। 100% कैसे हो सकता है? अब क्या ठोस चबाइएगा दांत से? उसकी मात्राएं किसी न किसी रूप में पाई जाती हैं। अच्छा खासा है, पत्तियों में पाए जाते हैं, साग सब्जियों में भी कॉपर की मात्रा होती है, आयरन की भी मात्रा होती है, और वो आपके हेमोग्लोबिन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। अब ऐसा नहीं कि पत्ता हटा के देखेंगे इसमें कॉपर कहाँ है, मिलने से रहा। चांदी के बारे में एक लाइन और लिख लीजिए, क्या पता आ जाए। लिखिए, चांदी में, चांदी के यौगिक में रूबी सिल्वर आता है। रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर आता है, जिसे पायरागायराइट भी कहते हैं। रूबी सिल्वर जिसे पायरागायराइट भी कहते हैं। इतना लंबा चौड़ा नाम है, और इंग्लिश नाम है बस सिंपल सा, रूबी सिल्वर। पायरागायराइट। यूरेनियम और थोरियम की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, परमाणु बम वगैरह बनाने में इनका प्रयोग करते हुए। दो तरीके से करते हैं, एक तो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के रूप में हम देखते हैं, और इन्हीं दोनों से हम उसका निर्माण करते हैं, परमाणु बम बनाने का या फिर बिजली के उत्पादन का। एक चीज और कर लेंगे, यूरेनियम के बारे में 2-3 लाइन जो अलग है, डिफरेंट है, वो नोट कर लीजिए। टॉपिक डाल लीजिए, यूरेनियम 92-235 दो तरीके के होते हैं, और एक होता है यूरेनियम 92-238। ये 235 वाला एटम बॉम्ब बनाने के काम आता है, और साथ ही साथ ये वाला यूरेनियम रेयर है, बहुत कम पाया जाता है, और ये प्रचुर है, इनफ रूप में पाया जाता है, लेकिन इसका कोई हमारे पास जनरल यूज नहीं है। प्रचुर मात्रा में 92-238 है, लेकिन इसका प्रयोग हमारे पास ना के बराबर है, और 92-235 हमारे यहाँ बहुत रेयर पाया जाता है, और इसका यूज एटम बॉम्ब बनाने या फिर एनर्जी के यूज में करते हैं। इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। लिख रहे हैं? ये दोनों लाइन लिख लीजिएगा। इसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है, रेडियो सक्रिय तत्व। हो गया? लाइन चेंज करके लिखेंगे, यह शुष्क बर्फ, उसको क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ।
अरे शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं ना, कोई दूसरा नाम भी है? लिखेंगे यह शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया करके, शुष्क बर्फ के बगल में CO2 लिख लीजिएगा। यह शुष्क बर्फ से अभिक्रिया करके न्यूट्रॉन का अवशोषण कराती है। शुष्क बर्फ से अभिक्रिया करके न्यूट्रॉन का अवशोषण कराती है, जिससे अभिक्रिया मंद हो जाती है, स्लो, जिससे अभिक्रिया मंद हो जाती है। मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है। एक लाइन और लिखेंगे, यह अम्ल और क्षार के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। यह अम्ल और क्षार के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। बस, अम्ल और क्षार के साथ, एसिड और बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। कोई दिक्कत? अब धातु के बाद धीरे से अधातु की ओर बढ़ेंगे और अधातुओं के कुछ विशेषताओं को लिखेंगे अगले क्लास में। उसके बाद ये चैप्टर लगभग क्लियर हो जाएगा। धातु और अधातु में जितनी बातें आपको चुन चुन के लिखाई जा रही है, समझिए वही सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर जरूरी नहीं होता तो नहीं लिखाए जाते। तो उसको ध्यान में रखिए, तत्वों को माइंड में रखिए, ताकि उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। पांच मिनट में